हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों ने पहले भी ऑब्जर्व की है। कहाँ की हुई है? आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। आप मुझे बताइए, ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? एट ग्राउंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड? यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0। अब इस ग्राउंड पे आप कहीं भी इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, तब भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0। इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी कि ग्राउंड पे आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कहीं भी कोई बॉडी प्लेस करेंगे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो 0 ही होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है, ये कैसी है? हर पॉइंट पे, इस सरफेस पे क्या है? इक्वल पोटेंशियल है। तो इस सरफेस को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी दिखती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व होती हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या डेफिनेशन है? लिखो इसको, ठीक है। एनी सरफेस विच हैव, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, एनी सरफेस विच हैव सेम electrostatic potential at every point, हर एक पॉइंट पे, ऐसी सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो? सेम पोटेंशियल हो, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। एक ऐसी सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ठीक है, लिख लो इस डेफिनेशन को। अच्छा, अब एग्जांपल्स देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल हम लोग करते हैं, कर लेते हैं आइसोलेटेड चार्ज के लिए। फॉर आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कैसी होती है? देखो, आपके पास सपोज करो इस तरह से एक चार्ज है Q, ठीक। अब इस चार्ज Q के आसपास अगर हम लोग क्या कर दें? कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ड्रा कर दें। ये देखो, मान लो ये एक पहली शेल आ गई, ये हमारे पास दूसरी शेल आ गई, ठीक है। सपोज करो ये तीसरी शेल आ गई। ये तीनों शेल्स क्या हैं? कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। तो ये जो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, हर एक शेल जो है, जैसे ये मान लो ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है। यहाँ पे हर एक शेल इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले कर रही है। कैसे समझते हैं इसको कि कैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले करती है? देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास चार्ज है, चलो पहली वाली शेल की बात करते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट जो है स्फेरिकल शेल है, इसकी बात करते हैं। ये जो स्फेरिकल शेल है, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट A है, यहाँ मेरे पास पॉइंट B है, और ये पॉइंट C आ गया, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे बताइए आप लोग, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या फार्मूला होता है उसका? होता है V = KQ/R, ठीक है। हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस चाहिए, उस पॉइंट का, उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए होता है। तो तब हमें क्या मिल जाता है? पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए अब यहाँ पर इसी फार्मूले से कि A पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, A पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, क्या वैल्यू आएगी उसकी? मान लो उसको VA बोल देता हूँ मैं, क्या आएगा? KQ/R, ठीक। पॉइंट B पे जो पोटेंशियल आना है, उसकी वैल्यू क्या नहीं है? देखो यहाँ पर क्या आएगा? V = K, चार्ज तो वही है, Q डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि क्या है ये, है ना, ये तो इसका रेडियस बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? R। अच्छा, पॉइंट C पे जो पोटेंशियल आएगा, उसकी क्या वैल्यू आने वाली है? देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है? K, चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, QR। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इस चार्ज के आसपास जो एक स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल पे हर एक पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए थे, यानी कि हर एक पॉइंट पे क्या आया? सेम ही पोटेंशियल आया। हर एक पॉइंट पे क्या आया? सेम पोटेंशियल आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल जो है वो कैसी है? वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है, ये कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, ये कुछ इस तरह की है। मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये आगे वो स्फेरिकल शेल, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास वो स्फेरिकल शेल है, तो ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल पे मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लूँगा ना,
कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूँगा तो वो इक्यू पोटेंशियल, वो हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होना है, तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्यू पोटेंशियल सरफेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास पहली शेल थी, इस पे हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल था। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी शेल है ना, जो दूसरी शेल आएगी या जो तीसरी शेल आएगी, उस पर भी जितने भी मैं पॉइंट ले लूँगा वो हर एक पॉइंट पे वो सेम ही पोटेंशियल आएगा। देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको फिर से। मान लो ये चार्ज था, ये हमारे पास शेल 1 थी, ये शेल 2 थी, ये स्फेरिकल शेल 3 थी, 1 2 3। चलो थर्ड शेल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड शेल ले ली मैंने, यहाँ पे ले लिया पॉइंट ए, यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट बी, और सपोज करो यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट सी। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आना है उसकी वैल्यू क्या आनी है, सपोज करो ये अब R3, चलो इसका नाम रख दिया हमने R3, ये जो रेडियस है, तो उसका क्या आंसर आएगा। पॉइंट ए पे क्या पोटेंशियल आने वाला है, Q/R3, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आनी है, B = Q/R3। इसी तरह से पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, Q/R3। तो यानी कि ये जो मेरे पास अब तीसरे नंबर की जो शेल है उस पर भी हर एक पॉइंट पे सेम ही पोटेंशियल आ रहा है, तो इसलिए ये शेल भी क्या हो जाएगी, ये शेल भी कैसी है, ये शेल भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ आया। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लिख लीजिए, देख लो, उसको ड्रा करना है तो कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि कोसेंट्रिक, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, कोसेंट्रिक स्फेरिकल shells with the charge at center are इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझी मेरी बात, ठीक है ना, कि ये जो हमारे पास कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होती हैं, हर एक शेल, ठीक है, ये जो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होती हैं, हर एक शेल जो है वो किसका रोल प्ले कर रही होती है, हर एक शेल कैसी होती है, हर एक शेल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोलेटेड चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो कौन होती हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। यानी कि फिर से सुन लो, ये जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो कौन होती हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होती हैं। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। देखो, आइसोलेटेड चार्ज के लिए तो चलो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स रोल प्ले करती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लेकिन अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसी होंगी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं ये कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। इस तरह से ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये आ गई मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले करते हैं ये पैरेलल प्लेन्स। ये देखो, ये जो पैरेलल प्लेन में यहाँ पे ड्रा करूँगा एट राइट एंगल, आप देख रहे हो कि ये जो पैरेलल प्लेन में ड्रा किया ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो राइट एंगल पे जो मैं इस तरह के पैरेलल प्लेन्स ड्रा करूँगा, यही पैरेलल प्लेन्स रोल प्ले करते हैं किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ये जो मेरे पास पैरेलल प्लेन है, सपोज करो इसकी बात करता हूँ, ये जो मेरे पास पैरेलल प्लेन है, इस प्लेन पे हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे ले लूँगा, हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम, हर एक पॉइंट पे V की वैल्यू सेम। तो यानी कि ये जो मेरे पास प्लेन है, ठीक है, ये ऐसा प्लेन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसा प्लेन है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन पे कोई भी मैं अगर पॉइंट ले लूँगा, हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या आ रहा है, सेम पोटेंशियल आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कौन है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ आया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो इस तरह का होता है, सपोज करो ये इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो पैरेलल प्लेन्स होंगे ना, ये जो पैरेलल प्लेन्स होंगे इस तरह से, ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेन्स होंगे, ये जो प्लेन होगा ये वाला परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेन में
इस प्लेन में कहीं भी जो मैं पॉइंट ले लूँगा हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस प्लेन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्लेन को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसकी, तो उसको आप लिख लो। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है ना, रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स, equidistant parallel lines, the equipotential surface or equipotential surface are, कौन होते हैं equipotential surface? Are the planes, ऐसे planes are the planes at right angle to the field line। ठीक है, ये समझाया ना मैंने आपको। ठीक है, इसको लिख भी लो आप लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए इस तरह की। ठीक है, समझ आ गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेन्स जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन होते हैं, उन प्लेन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक, समझ आ गया अच्छे से? ओके, अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ये जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों ने देखा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, सपोज करो इस तरह से, सपोज करो ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे मेरे पास सपोज करो दो पॉइंट है, ये वी ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट वी। इस पॉइंट पे मान लो कि पोटेंशियल वी ए है, इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल वी है। ठीक है, वी बी है। अब क्योंकि ये अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये दोनों के दोनों पोटेंशियल क्या होने हैं, सेम होने हैं। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जीरो, नथिंग, है ना। कोई क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना है। तो ये इसकी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, any two points on equatorial surface, on equipotential surface is क्या रहना, वो is ज़ीरो। क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पॉइंट बी में क्या होगा, ज़ीरो होगा। समझे मेरी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट आप लोग प्रॉपर्टी कह सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क डन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास, चलो मान लो हमारे पास इस तरह से क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज कर लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। ठीक, अच्छा ये मान लो ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, इस चार्ज की प्रेजेंस में ही तो पोटेंशियल डेवलप होगा। मान लो इस पोजीशन पे पोटेंशियल वी ए है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल वी बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ से एक चार्ज लाया, पॉइंट ए से मैंने चार्ज को उठाया और कहाँ रखा, पॉइंट बी पे रखा। अगर मैं यहाँ से चार्ज को उठा रहा हूँ और कहाँ के लेके जा रहा हूँ, पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूँ, देन कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा मुझे। वो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन, देखो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, वर्क डन इन मूविंग, सपोज करो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, किसके बराबर होगा वो, याद है आपको, इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मुझे बताइए वी ए, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने सपोज किया कि ये क्या है, सपोज किया मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी ए वी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देन वर्क डन कितना आ जाएगा मेरे पास, वर्क डन जीरो नहीं आ जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं करना होता है अगर आप लोग जो है उस चार्ज को उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मूव कर रहे हैं, देन नो वर्क डन इज़ टू बी डन। कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो लिख भी लो उसको, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ अपने रेगुलर। ठीक है, तो लिख लो उसको। क्या लिख सकते हैं हम लोग? नो वर्क इज़ डन, नो वर्क इज़ डन in moving a test charge over an इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको एक टेस्ट चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करना हो तो, यानी कि वर्क डन इन moving unit positive test charge from A to B is equal to the potential difference. Work done in moving unit positive test charge from A to B is equal to the potential difference between these 2 points. Because these 2 potentials are same, therefore work done की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? Work done in moving unit positive test charge from A to B is 0. इसलिए कोई वर्क डन नहीं करना होता है जब एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम लोगों को मूव करना है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है जी, समझ आ गया? क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा राइट एंगल होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, लिख सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल, is always at a right angle to the equipotential surface। ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहले भी हम लोगों ने इसको समझा है कि इस तरह से अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है तो वो कैसी होती है? अभी मैंने आपको समझाया था, ये कैसी होती है? इस तरह की होती है ना, ये प्लेन इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब मुझे बताइए, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। दिस प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा राइट एंगल होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा राइट एंगल होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए भी है। देखो, चलो इसमें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सामने दिख रही है ना। देखो, अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल कौन प्ले करता है? इस तरह के कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले करती हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो ये क्या है, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, इसके लिए और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट आउटवर्ड होगी, है ना, ये होगी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की, अगर वो मैं इस तरह से ड्रा करूँ तो देखो क्या एंगल बन रहा है इसका? बन रहा है ना 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर थर्ड प्रॉपर्टी भी? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? वो कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें हेल्प करती है वो रीजन्स बताने के लिए कि कौन से रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हैं और कौन से रीजन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हैं। आप लोग लिख लो उसको, द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प to distinguish the regions of strong field from those of weak field। तो
स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के रीजन्स को हम लोग डिस्टिंग्विश यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये हम लोगों ने रिलेशन अच्छे से समझी हुई है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ dV, सपोज करो ये जो dV अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर dV कांस्टेंट है तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आ गया हमारे पास, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया, वी कैन से दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। समझे मेरी बात? मतलब कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर जहाँ जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर गैप ज़्यादा है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन से दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर टुगेदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। आई मेरी बात समझ में? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास हैं तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दूर है तो उसका मतलब उस जगह पे उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक, समझ आ गई अच्छे से? फोर्थ प्रॉपर्टी भी ओके। नाउ लास्ट प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं भाई? इसको समझते हैं क्यों नहीं करती हैं। सपोज करो कि आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और वो इंटरसेक्ट करती हैं। मित्रों मान लो कि हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं कर सकती हैं, लेकिन मित्रों हम ये मान के चलेंगे कि ये कर रही हैं। अगर करती हैं तो ऐसा क्या हो जाता है, किस चीज़ को ये वायलेट करती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ करो इस तरह से मेरे पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये आ गई मेरे पास पहली। ठीक है ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री का रहना है। तो एक तो ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रा कर सकते हैं। दूसरी एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रा अगर कर सकते हैं तो वो कौन सी? सपोज़ करो ये है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रा कर ली इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, और ये इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंटरसेक्ट करने से ऐसा क्या हो जाता है, कौन सा रूल है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इसकी मैं बात करूँ, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी है? इस तरफ मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास ये है और ये आगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री। ओके, बट ये जो पॉइंट है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी तो फॉल कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करूं तब मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखनी पड़ेगी? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कुछ इस तरह की है ना, सीधी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है? फिर तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होनी चाहिए आपस में 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी लाइक दिस। अब मुझे बताइए, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दो डायरेक्शंस हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, है ना। एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। समझ आई बात? क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक पॉइंट पे हमें
दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की डायरेक्शन देखने को मिलती हैं, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से? ओके, तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग। तो कल हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा गास लॉ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गास लॉ। और अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ, ठीक है, नीट की बात करूँ या जेईई एडवांस की बात करूँ, हर एक एंट्रेंस के लिहाज से ये जो गास लॉ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।